नमस्कार, स्वागत है आपका प्रश्नकाल में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। दरअसल संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों से जुड़े सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है राज्यसभा से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा, डॉक्टर के लक्ष्मण और नरहरि अमीन ने। इन सांसदों ने प्रसाद योजना के अंतर्गत 1646.99 करोड़ रुपए के कुल आवंटन के साथ स्वीकृत 48 परियोजनाओं की प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है, इन 48 परियोजनाओं का स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन पर अपेक्षित आर्थिक प्रभाव क्या है, योजना के अंतर्गत विशेष रूप से यह देखते हुए कि 48 परियोजनाओं में से 23 पूरी हो चुकी हैं, उन सफल पहलों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने तीर्थ पर्यटन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। पर्यटन अवसंरचना को मजबूत करने के प्रसाद योजना के उद्देश्य को प्राप्त करने में पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना किस प्रकार सहायक है। इस सवाल का जवाब दिया पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि पर्यटन मंत्रालय प्रसाद तीर्थ स्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान के अंतर्गत चिन्हित किए गए तीर्थ गंतव्यों पर पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय ने 27 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में 48 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। प्रसाद योजना के अंतर्गत अवसंरचना विकास एक समावेशी, एकीकृत और स्थायी तरीके से किया जाता है, जो आजीविका, कौशल क्षमता, स्वच्छता, सुरक्षा, पहुंच और सेवा प्रदायगी पर फोकस करता है। यह योजना स्थानीय समुदायों के कौशल विकास और क्षमता को बढ़ाने और उनके बीच जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ रोजगार सृजन में योगदान देती है। प्रसाद योजना के तहत सफल पहलों, हस्तक्षेपों ने तीर्थ पर्यटन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है और इस प्रकार तीर्थ यात्री के अनुभव को समृद्ध किया है, जिसमें पर्यटक सुविधा केंद्रों, साउंड एंड लाइट शो, बहुमंजिला कार पार्किंग, समर्पित पार्किंग क्षेत्रों और घाटों आदि का विकास शामिल है। इसके अतिरिक्त स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, सौर पैनल और सीसीटीवी प्रतिष्ठानों को स्थापित किया गया है। भारत सरकार ने वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों के विकास के लिए पूंजी निवेश हेतु राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों को विशेष सहायता के दिशा निर्देशों के तहत 23 राज्यों में 3,295 करोड़ रुपए की 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य देश में प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों को विकसित करना और वैश्विक स्तर पर उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करना है। यह योजना स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास और स्थायी पर्यटन परियोजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने की परिकल्पना करती है। प्रसाद योजना के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय चिन्हित किए गए तीर्थ स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। दोनों योजनाओं के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय का लक्ष्य अवसंरचना के विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाकर देश के पर्यटन परिदृश्य का विस्तार करना है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है ओलंपिक 2028 के लिए रूपरेखा से। इस सवाल को पूछा राज्यसभा सांसद एम षणमुगम और वाइको ने। इन सांसदों ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से सवाल पूछा कि क्या मंत्रालय ने खिलाड़ियों और एथलीट्स की तैयारी और प्रशिक्षण के लिए लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के लिए रूपरेखा तैयार की है। यदि हां, तो ब्यौरा क्या है। ओलंपिक की तैयारियों के लिए खिलाड़ियों को आवश्यक सर्वोत्तम सुविधाएं, प्रशिक्षण, उपकरण, सहायता और पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए विभिन्न महासंघों
और संगठनों के साथ घनिष्ठ समन्वय के लिए क्या उपाय किए गए हैं? क्या ओलंपिक, एशियाई खेल आदि जैसे बड़े खेल आयोजनों के लिए खिलाड़ी टीमों को कोई प्रतिस्पर्धी अनुभव दिलाने की व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि ओलंपिक सहित अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं की तैयारी एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता स्कीम और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जैसी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से भारतीय खिलाड़ियों, टीमों को सहायता प्रदान करता है। ओलंपिक, एशियाई खेलों आदि जैसी बड़ी खेल स्पर्धाओं सहित अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए खिलाड़ी टीमों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण, प्रतिस्पर्धी एक्सपोजर, विदेशी कोच सहित कोच और सहायक कर्मियों से संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों की योजनाओं, प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया जाता है और वार्षिक प्रशिक्षण और प्रतियोगिता कैलेंडर में उन्हें अंतिम रूप दिया जाता है। इसके अलावा TOPS के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाता है और मिशन ओलंपिक सेल द्वारा मामला दर मामला आधार पर उन्हें मंजूरी दी जाती है और मंजूरी मिलने पर एथलीट्स को उनके प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में भागीदारी की सुविधा के लिए धनराशि वितरित की जाती है। 2024 पेरिस ओलंपिक के समापन के बाद निम्नलिखित बिंदु सामने आए हैं। NSF द्वारा एथलीट्स की स्पष्ट चयन नीति और प्रशिक्षण योजना की आवश्यकता, सुदृढ़ घरेलू प्रतियोगिता संरचना के माध्यम से प्रतिभा की पहचान, खेल प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए खेल विज्ञान का एकीकरण, कोचों और तकनीकी अधिकारियों का विकास और उनकी क्षमताओं में सुधार। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारतीय ओलंपिक संघ सहित NSF और भारतीय खेल प्राधिकरण ओलंपिक सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के लिए टीमों और खिलाड़ियों की तैयारी के लिए सर्वोत्तम सुविधाएं, प्रशिक्षण, उपकरण, सहायता और अपेक्षित पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए घनिष्ठ समन्वय में काम करते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने समग्र खेल इकोसिस्टम में खेल विज्ञान को बेहतर ढंग से एकीकृत करने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी की है। ओलंपिक और एशियाई खेलों सहित अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों, टीमों को देश और विदेश में उनके प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धी एक्सपोजर के लिए निरंतर सहायता प्रदान की जाती है। विदेशी कोच, फिजियोथेरेपिस्ट, मालिशकर्ताओं, खेल मनोवैज्ञानिकों, खेल पोषण विशेषज्ञों आदि सहित सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है, जो NSF को सहायता स्कीम के अंतर्गत वित्त पोषित ACTC के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों जैसी बड़ी खेल स्पर्धाओं में पदक की संभावना वाले एथलीट्स के अनुकूलित प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2014 से TOPS को क्रियान्वित किया गया है, ताकि उन्हें इन अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद मिल सके। आज के कार्यक्रम में अगला सवाल जुड़ा है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन और हरीश बीरन ने। इन सांसदों ने पूछा, क्या भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र ने प्रारंभिक स्तर के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए एक कोष प्रारंभ किया है? यदि हां, तो इस कोष के निर्माण के उद्देश्य क्या हैं और स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु अर्हता प्राप्त करने के मानदंड क्या हैं? इस पहल का आयात पर निर्भरता कम करने और अंतरिक्ष क्षेत्र में घरेलू क्षमताओं को बढ़ाने पर क्या अपेक्षित प्रभाव पड़ेगा? इस सवाल का जवाब दिया प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि इन स्पेस ने भारतीय उद्योग, विशेषकर स्टार्टअप्स को प्रारंभिक चरण की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यीकरण की दिशा में बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी अंगीकरण कोष प्रारंभ किया है। कोष का उद्देश्य निम्नानुसार है: मौजूदा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का TRL
TRL-3/4 से TRL-7/8 तक वाणिज्यीकरण की दिशा में उन्नयन करना, नवीन उत्पादों का विकास, उन घटकों का आयात द्वारा प्रतिस्थापन जिनकी प्रौद्योगिकियां भारतीय उद्योग में परिपक्व नहीं हुई हैं। वित्तीय सहायता हेतु स्टार्टअप्स की अर्हता के मानदंड निम्नानुसार हैं। स्टार्टअप भारतीय प्रबंधन और नियंत्रण के अधीन होना चाहिए। स्टार्टअप के प्रस्ताव में संभावित वाणिज्यिक मूल्य होना चाहिए। स्टार्टअप अपने प्रस्ताव का विषय बनने वाली परियोजना के लिए किसी अन्य केंद्रीय एवं राज्य सरकार के विभागों और अथवा मंत्रालयों से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करेगा। इस योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना और जटिल अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के लिए प्रतिस्थापन का आयात करते हुए आत्मनिर्भर भारत के साथ संरेखित होना है और घरेलू तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाकर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में काम करने वाले स्टार्टअप्स की सहायता करना भी है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है बालिकाओं के बीच विज्ञान शिक्षा को बढ़ाने के लिए सरकारी योजनाओं से। इस सवाल को पूछा है बाबूराम निषाद और सदानंद महालू शेठ तानबड़े ने। इन सांसदों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार द्वारा बालिकाओं की विज्ञान के प्रति रुचि और रुझान बढ़ाने के लिए कोई योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस सवाल का जवाब विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया। उन्होंने अपने जवाब में बताया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 2019-20 से मेधावी लड़कियों को स्टेम क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा और कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विज्ञान ज्योति कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष भर चलने वाली विभिन्न गतिविधियां जैसे व्यवहारिक, अनुभवात्मक शैक्षणिक सत्र, वैज्ञानिक रोल मॉडल के साथ चर्चा, अनुसंधान और विकास और औद्योगिक प्रयोगशालाओं का दौरा, विज्ञान के प्रति लड़कियों में रुचि और रुझान बढ़ाने हेतु पहुंच प्रदान करने वाली कैरियर मार्गदर्शन कार्यशालाओं और छात्र अभिभावक परामर्श सत्रों के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में टैलेंट पूल को बनाए रखकर स्टेम में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। अपनी स्थापना से ही विज्ञान ज्योति कार्यक्रम से 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 300 जिलों की 80,000 से अधिक उच्च योग्यता प्राप्त लड़कियां लाभान्वित हुई हैं। इसके प्रभाव को सुदृढ़ करने हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विश्वविद्यालयों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों, CSIR प्रयोगशालाओं और अन्य प्रतिष्ठित संगठनों सहित 250 से अधिक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों के साथ काम किया है जो ज्ञान साझेदार के रूप में कार्य करते हैं और स्टेम में अधिक लड़कियों की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रम के अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजीकरण से। इस सवाल को पूछा राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने। अपने सवाल में उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए कोई सार्वजनिक निजी भागीदारी शुरू की है या इसकी योजना बनाई है। परमाणु ऊर्जा के लिए निजी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं। क्या सरकार निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा उत्पादन की अनुमति देने की योजना बना रही है? यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके कारण क्या है। इस सवाल का जवाब दिया प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि बजट 2025 में सरकार ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम और CLND अधिनियम में संशोधन की घोषणा की है जिससे नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी और सार्वजनिक निजी साझेदारी को अनुमति दी जा सके। इस उद्देश्य के लिए विभाग में एक कार्य दल का गठन किया गया है जो निजी क्षेत्र द्वारा नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के निर्माण, स्वामित्व प्रचालन, नाभिकीय संरक्षा, सुरक्षा उपायों, ईंधन प्रापण, विनिर्माण, अपशिष्ट प्रबंधन, भुक्त शेष ईंधन का पुनर्संसाधन आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर कार्य करेगी।
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम में हम प्रश्नकाल के दौरान कुछ मंत्रालयों से पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों और उससे जुड़े जवाब आपको दिखाएंगे। कार्यक्रम के इस हिस्से में सवाल जुड़े हुए हैं लोकसभा से। ये सवाल जुड़ा है PMKSY के अंतर्गत ऑपरेशन ग्रीन्स योजना से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद दरोगा प्रसाद सरोज ने। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से पूछा कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत शुरू की गई ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के प्रभाव का ब्यौरा क्या है। इस योजना का विस्तार कर इसमें अतिरिक्त खाद्य उत्पाद शामिल करने का कोई प्रस्ताव है। 14वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है और 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान इस योजना को जारी रखने के लिए कितना बजट परिव्यय और आवंटन किया गया है। PMKSY के अंतर्गत शुरू की गई नई योजनाओं और मौजूदा योजनाओं की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है। विगत 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस योजना से लाभान्वित किसानों की संख्या कितनी है। इस सवाल का जवाब दिया खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने। उन्होंने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्र योजना ऑपरेशन ग्रीन्स को वर्ष 2018-19 से किसानों की मूल्य प्राप्ति को बढ़ाने और फसलोत्तर नुकसान को कम करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय बजट 2021-22 के बजट भाषण में मूल रूप से टमाटर, प्याज और आलू फसलों तक लागू ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के अंतर्गत दीर्घकालिक रणनीति यानी एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं और स्टैंड अलोन पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का दायरा 22 विकारी फसलों तक बढ़ा दिया गया था, जिसमें 10 फल, 11 सब्जियां शामिल हैं। योजना स्वरूप में मांग आधारित है। इस योजना के अंतर्गत प्रस्ताव उत्तर प्रदेश राज्य सहित पूरे भारत से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। सामान्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से और दुर्गम क्षेत्रों और SC/ST, FPO और SHG में परियोजनाओं के लिए 50% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। PMKSY की किसी भी घटक योजना के अंतर्गत राज्यवार निधियों का आवंटन नहीं किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 44 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसने उत्तर प्रदेश में पात्र फसलों के लिए पहचाने गए उत्पादन क्लस्टर्स में 4 परियोजनाएं शामिल हैं, जिसमें 545 करोड़ रुपए की स्वीकृत अनुदान सहायता है, जिसकी कुल परियोजना लागत 2102 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं की स्वीकृत प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता 12.64 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। ऑपरेशन ग्रीन्स योजना का विस्तार कर इसमें अतिरिक्त खाद्य उत्पादों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 14वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान देश में ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के अंतर्गत 6 परियोजनाओं को सहायता दी गई। इन परियोजनाओं ने 10,064 लोगों के लिए रोजगार सृजित किया है और देश में 16,580 किसानों को लाभ पहुंचाया है। इनमें से कोई भी परियोजना उत्तर प्रदेश में स्वीकृत नहीं की गई है। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान इस योजना के लिए 794 करोड़ रुपए का बजट परिव्यय है। इसमें से 470 करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक योजना के कार्यान्वयन के लिए आवंटित किए गए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वर्ष 2017-18 से देश भर में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना नामक केंद्रीय क्षेत्र की एक अम्ब्रेला योजना को लागू कर रहा है। इस योजना का मूल उद्देश्य देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करना है।
इस योजना का लक्ष्य देश में खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण अवसंरचना के निर्माण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके उद्देश्य को प्राप्त करना है। पीएमकेएसवाई में कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए अवसंरचना का निर्माण, एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता का निर्माण, विस्तार, ऑपरेशन ग्रीन्स और खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, उन्नयन नामक 5 चालू घटक योजनाएं हैं जो देश में खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत कोई नई योजना शुरू नहीं की गई है। एपीसी योजना के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत की 35% की दर से और दुर्गम क्षेत्रों के साथ साथ एससी, एसटी, एफपीओ और एसएचजी की परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत की 50% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की सीमा के अधीन है। इस योजना का उद्देश्य सामान्य अवसंरचना का विकास करना है, जैसे खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, सफाई ग्रेडिंग, छटाई और पैकिंग सुविधाएं, स्टीम जनरेशन बॉयलर, ड्राई वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, प्री कूलिंग चैम्बर, राइपनिंग चैम्बर, आईक्यूएफ, विशेष पैकेजिंग, औद्योगिक भूखंडों का विकास, चार दीवारी, सड़कें, जल निकासी, जलापूर्ति, पावर बैकअप सहित बिजली आपूर्ति, अपशिष्ट उपचार संयंत्र, पार्किंग स्थल, तौल, पुल आदि। इससे उद्यमियों को क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा, जिससे अधिशेष उपज की हानि में कमी करने और बागवानी कृषि उपज के मूल्यवर्धन में मदद मिलेगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन होगा। सोईएफ पीपीसी योजना के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में परियोजना के लिए पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से और दुर्गम क्षेत्रों के साथ साथ एससी/एसटी की परियोजना के लिए पात्र परियोजना लागत का 50% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक होती है। सीईएफ पीपीसी योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण, परिरक्षण को बढ़ावा देना और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण क्षमता बढ़ाना है, जिससे प्रसंस्करण मूल्य संवर्धन के स्तर को बढ़ाने में मदद मिले और बर्बादी में कमी आएगी। शीत श्रृंखला घटक योजना के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से और दुर्गम क्षेत्रों के साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक है। यह सहायता समुद्री उत्पाद, जिसमें झींगा मछली को छोड़कर उत्पादों की फसलोत्तर हानियों को कम करने के लिए खेत से उपभोक्ता तक बिना किसी रुकावट के एकीकृत कोल्ड चेन परिरक्षण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना के लिए प्रदान की जाती है। मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के अंतर्गत अन्य बातों के साथ साथ सामान्य क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 35% और दुर्गम क्षेत्रों के साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एफपीओ और एसएचजी की परियोजनाओं के लिए और एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं और झींगा के लिए एकल पोस्ट हार्वेस्ट अवसंरचना परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना 15 करोड़ होगी और एकल पोस्ट हार्वेस्ट अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना 10 करोड़ होगी। एफटीएल योजना के अंतर्गत सरकारी संगठनों के लिए पात्र परियोजना लागत के 100% की दर से अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और निजी संगठनों के लिए सामान्य क्षेत्रों में पात्र लागत के 50% की दर से और दुर्गम क्षेत्रों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए पात्र परियोजना लागत के 70% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और खाद्य नमूनों के विश्लेषण में लगने वाले समय को कम करने के लिए खाद्य गुणवत्ता नियंत्रण अवसंरचना को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
पीएम-केएसवाई योजनाओं से प्रचालनरत परियोजनाओं से 33.31 लाख किसान अभी तक लाभान्वित हुए हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली के अंतर्गत विमानपत्तन से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने। उन्होंने नागर विमानन मंत्रालय से पूछा कि क्या देश भर में विमानपत्तनों का प्रचालन सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली के अंतर्गत किया जा रहा है। राजस्थान में सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली के अंतर्गत किन किन विमानपत्तनों को संचालित किए जाने का प्रस्ताव है। विमानपत्तनों को सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली के अंतर्गत संचालित किए जाने के बाद राजस्व सृजन पर क्या प्रभाव पड़ा है। इस सवाल का जवाब दिया नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि वर्तमान में देश में 14 हवाई अड्डे सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत संचालित किए जाते हैं। इनमें से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 8 ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे अर्थात दिल्ली, महाराष्ट्र में मुंबई, गुजरात में अहमदाबाद, राजस्थान में जयपुर, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, असम में गुवाहाटी, केरल में तिरुवनंतपुरम और कर्नाटक में मंगलुरु को पीपीपी के तहत संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए पट्टे पर दिया गया है। शेष 6 हवाई अड्डे अर्थात कर्नाटक में बेंगलुरु, तेलंगाना में हैदराबाद, केरल में कोचीन और कुन्नूर, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर और गोवा में मोपा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पीपीपी के तहत विकसित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे हैं। वर्तमान में राजस्थान में जयपुर हवाई अड्डे का संचालन पीपीपी मोड के तहत किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के अनुसार राजस्थान में जोधपुर और उदयपुर सहित एएआई के 25 हवाई अड्डों को वर्ष 2022 से 2025 तक पट्टे पर देने के लिए चिन्हित किया गया है। एएआई के पीपीपी हवाई अड्डों पर राजस्व हिस्सेदारी प्रति यात्री शुल्क व्यवस्था ने एएआई के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही एएआई को इन हवाई अड्डों पर कोई भी व्यय करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राधिकरण में वित्तीय स्थिरता आई है और देश में हवाई अड्डों के विकास उन्नयन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एएआई को वित्त वर्ष 2023-2024 तक दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों के रियायतग्राही से राजस्व हिस्सेदारी के रूप में लगभग 37,797 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा शेष 6 एएआई हवाई अड्डों के निजी साझेदारी ने जनवरी 2024 तक प्रति यात्री शुल्क के रूप में एएआई को लगभग 2,560 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। एएआई को पीपीपी से पहले इन हवाई अड्डों पर एएआई द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम शुल्क के रूप में इन 6 एएआई हवाई अड्डों के निजी साझेदारों से लगभग 5,260 करोड़ रुपए की राशि भी प्राप्त हुई है।